हैं सुभाष, झगड़ा कॉरपोरेट और मॉम एंड पॉप शॉप का नहीं है। झगड़ा ये है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी क्या? आज सरकार के अस्पताल में जाकर के लोग अपना इलाज क्यों नहीं करा सकते? हम जब पढ़ते थे तो रायपुर में एकमात्र एक प्राइवेट नर्सिंग होम था मैडम कमला तिवारी का। उसके अलावा पूरे रायपुर में और मैं तो कहूंगा लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं थे। लोगों का इलाज होता था, बहुत अच्छे तरह से होता था, सरकारी अस्पतालों में होता था। और आज जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर काम करते हैं वो मरीजों को अपने साथ प्राइवेट में ले जाते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में अगर इलाज करेंगे तो कमाई तो होगी नहीं, प्राइवेट में ले जाएंगे तो कमाई होगी। फिर आपने जो भी नियम बनाए, कड़े बनाए, जो बनाए, आपने कहा कि साहब फायर का सर्टिफिकेट लो, बिजली का सर्टिफिकेट लो, बायोमेडिकल वेस्ट करो, ये करो, वो करो, हजारों चीजें आपने करी। राकेश तो आईएमए के अलावा हॉस्पिटल बोर्ड के प्रेसिडेंट पता नहीं आजकल हैं कि नहीं। तो राकेश से मेरी बड़ी इस पे बहस होती रहती थी जब मैं सरकार में काम करता था। सवाल ये पैदा होता है कि ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये सब चीजें फ्री की नहीं है। और अगर फ्री की नहीं है तो जो अपने अस्पताल में ये चीजें लगाएगा वो उसका पैसा कहीं से तो वसूल करेगा। किससे वसूल करेगा? मरीज से वसूल करेगा। और मरीज से वसूल करेगा तो आप ये सोच के देखिए कि अगर मैं अपना पैसा बैंक में रखता हूं तो आज की तारीख में बैंक में पैसा रखने में कम से कम मुझे 6% ब्याज मिलेगा। एफडी किया तो और ज्यादा मिलेगा। अगर मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया तो 15-20% का मेरे को प्रॉफिट होगा। तो मैं अस्पताल में क्यों लगाऊं? एफडी क्यों ना कर लूं? अस्पताल में लगाऊंगा तो मैं उम्मीद करूंगा मुझे 25-30% का प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट कहां से आएगा? उस मरीज की जेब से ही आएगा। तो मेरा तो बहुत स्पष्ट ये मानना है, हम किस दिशा में जा रहे हैं हमको सोचना पड़ेगा। हम यूएस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया इसकी ओर जा रहे हैं या हम इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं जिनसे हमने लोकतंत्र भी सीखा है, जिनसे हमने अपने संविधान की बहुत सारी बातें सीखी है। आखिर ये बताइए कि आज ब्रिटेन में आज भी जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसमें सारे लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं, कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वहां पे नहीं है। तो क्या ब्रिटेन पीछे चला गया? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें प्राइवेटाइज कर देने से अच्छी नहीं हो जाएंगी। हमको एनएचएस को स्टडी करना चाहिए, हमको सरकारी अस्पतालों को अच्छा करना चाहिए। और आखिरी में एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं, बहुत दिनों से बात चल रही है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, यूएचसी की बात हम लोग करते रहते हैं। 3 चीजें होती हैं उसके अंदर। पहली चीज होती है यूएचसी में फ्री डायग्नोस्टिक, कि सारा डायग्नोसिस फ्री हो। अब फ्री कैसे होगा? अगर प्राइवेट में एमआरआई है, प्राइवेट में सीटी स्कैन है, प्राइवेट में सब कुछ है तो फ्री नहीं होगा। और सरकारी अस्पताल में जो लग रहा है, अब पेट स्कैन रायपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले कम से कम कितने साल पहले लगा था राकेश? मेरे ख्याल से 2018 से खराब नहीं पड़ा है, खराब नहीं पड़ा। इसलिए नहीं चालू हो पा रहा है कि उसको लगाने वाला जो है वो तय करेगा कि कितनी फीस लेगा। तो सरकारी अस्पताल में पेट स्कैन लगा हुआ है, चालू इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि फीस के ऊपर बात अटकी हुई है। सरकारी अस्पताल में भी फ्री नहीं, तो फ्री डायग्नोस्टिक, फिर फ्री ट्रीटमेंट, इलाज फ्री हो, फीस ना देनी पड़े। तो आपने कहा कि हम आयुष्मान में करा देंगे। आयुष्मान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ओपीडी का कोई इलाज आयुष्मान में फ्री होता नहीं है। आयुष्मान में तभी इलाज होगा फ्री जब उसको आपने भर्ती कर लिया। नतीजा यह है कि भर्ती करने की जरूरत हो या ना जरूरत हो, आप उसको 2 दिन 3 दिन भर्ती करके रखिए, तभी तो फ्री होगा। तो भर्ती कर लिया, 2-4 आईवी लगा दिए, 2-4 स्टेरॉइड लगा दिए और ये काम आपका हो गया। और तीसरी बड़ी चीज है फ्री मेडिसिन, मुफ्त की दवा भी होनी चाहिए। फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रीटमेंट कैसे होगा? अगर आप प्राइवेटाइज करेंगे, कितना भी आप आयुष्मान कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, प्रॉफिट का अगर मोटिव है तो सर्विस का मोटिव नहीं हो सकता। तो सुभाष, ये डॉक्टर की कमी नहीं है लेकिन सेवा की कमी, ये मेरा। थैंक यू। आपने कहा कि डॉक्टर की कमी नहीं है। पात्रा साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप आयुष के कुलपति हैं, आपकी डिग्री में बॉन्डेड क्यों लिखा रहता है? आप जो डिग्री देते हैं तो आप किसी की डिग्री को बॉन्डेड क्यों करते हैं?
क्वेश्चंस है, क्योंकि बॉन्डेड हम इसलिए करते हैं, जैसे सर अभी अलग शुक्ला सर बोल रहे थे ना, पेरीफेरी सर्विसेज वो कोई जानना नहीं चाहता। ये जो गली मोहल्ले इसमें एक ही जगह में शहर में हम कंसंट्रेट हो रहे हैं डॉक्टर्स, हमारा सेवा भाव नहीं है। हम हमेशा प्रॉफिटेबल एंगल में देख रहे हैं और बिजनेस एंगल में देख रहे हैं। इस वजह से सरकार को ये महसूस हुआ मेरे ख्याल से, जे मतलब बच्चे हमारा जा नहीं रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स, तो उनको एक कंपल्सन किया जाए, इतना साल ग्रामीण सेवा करने के बाद आपको ये मिलेगा। मेरे के सर का समय में मैं ही OIC था सर, वो 3 साल सर्विस करोगे तब पीजी का एलिजिबल होगा। उस समय 2001-2-3 में उस समय आया था, और ये कंपल्सन हम लिए और लीगली हम हार गए, तो फिर हम उसको रिवर्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये पेरीफेरी जाने का डॉक्टर्स का, क्योंकि हमारा जो लैकिंग आज देखा जा रहा है जो डॉक्टर्स में, क्योंकि एक्सपेंसिव इतना हो रहा है पढ़ाई लिखाई, जो भी प्राइवेट में कॉर्पोरेट में पढ़ रहा है वो तो पैसा कमाने की चाहेगा ना, तो गांव में जाके सर्विस कहाँ देगा? वो तो बिजनेस जो आप आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो हमारा मेडिकल फील्ड को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ले लिया गया है, तो उसलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से उसके बस प्रॉफिट ही देखेगा, और गांव कैसे जाएगा? इसी उद्देश्य से बॉन्ड किया गया, इसीलिए बॉन्ड करना पड़ रहा है, गांव जाना पड़े, यही है। तो लोग गांव, कई बार मैं लोगों से बात करता हूं कि वो गांव नहीं जाना चाहते, तो कहते हैं कि गांव में बुनियादी सुविधाएं जो हैं, यस बिल्कुल, वो कहते हैं कि है नहीं, और हम गांव जाने के लिए तैयार हैं अगर आप बुनियादी सुविधाएं हमको उपलब्ध कराएं। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं 96 में एज ए मेडिकल अफसर में ज्वाइन किया था बालाघाट सिवनी में, तो मेरा जो वही जो था, जो सिस्टर्स है बाकी डॉक्टर्स है वो कोई नहीं रहते थे, मैं ही एक डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल के एक रूम में रहता था, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज नहीं है। मैंने साहब भी शायद उस समय भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सभी बाउंड्री एंड देयर शुड बी एक क्वार्टर, एक हॉस्पिटल बिल्डिंग होना चाहिए, नर्सेस के रहने की जगह होना चाहिए, उसके बाद मिनिमम फैसिलिटीज होना चाहिए। ये हो जाए सभी डॉक्टर जाएंगे, कोई मना नहीं करेंगे। तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सरकार को ये सुझाव देंगे कि बॉन्डेड हटाओ और बुनियादी सुविधाएं पहले विस्तारित करो, ताकि फिर डॉक्टर गांव में जाएं, नहीं तो बेचारे डॉक्टर जो है वो डिग्री में बॉन्डेड लिखा रहेगा और वो फंसे रहेंगे। बिल्कुल सर। डॉक्टर विप्लव कुछ कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर एक आपसे लास्ट बात करना चाहता हूँ। अभी जो है आपसे हमने बातचीत की, ये जो अंगदान होता है, जो बहुत दिक्कत होती है, लोग बहुत सारी चीजों के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ भटकते हैं, इसकी प्रक्रिया या इसके प्रति समाज में उस तरह की अवेयरनेस नहीं है। आप उस प्रोसेस से कहीं गुजरे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या है, मतलब किस तरह की चीजें, जटिलता है? आपने ऑर्गन डोनेशन या अंगदान के बारे में बात की। मतलब एक मरीज़ जो है अपने जीते जी दूसरे को अंग दे भी सकता है, लीवर का एक पार्ट दे सकता है, एक किडनी दे सकता है, और मरने के बाद जब वो डेथ डिक्लेयर हो जाता है और उसका हार्ट चलता रहता है पर ब्रेन डेड हो जाता है, तो वो 7-8 मरीज को अपने अंग दे सकता है, हार्ट दे सकता है, लंग्स दे सकता है, कॉर्निया दे सकता है, लीवर दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। तो इसके बारे में, क्योंकि एंड स्टेज ऑर्गन डिजीजेस यानी किडनी, लिवर, कॉर्निया, हार्ट, लंग, ये सब एंड स्टेज में जब पहुंच जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में और कोई इलाज बचा नहीं रहता है एक्सेप्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो कंसेप्ट है बहुत पुराना है, और हमारे देश में कई बड़े सर्जन और फिजिशियंस ये काम कर रहे हैं, और मोस्टली ये साउथ में सिचुएटेड है, चेन्नई और उन प्रदेशों में, आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा सा, बॉम्बे में थोड़ा सा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कल्चर है, ट्रेडिशन है नॉर्थ का, वो अंगदान करने की अनुमति परिवार नहीं देता। वो चाहता है कि जब तक कि उसका
उसकी आत्मा जो है ऊपर तभी पहुंचेगी जब उसको जलाया जाए। तो ये एक सोशियो कल्चरल इशू है। और दूसरा एक फैक्टर है कि जो ऑर्गेनाइजेशन अंगदान को प्रोत्साहित कर सकते हैं, ऐसे संगठनों की भी नॉर्थ में हमारे यहाँ भी कमी है। पर अभी देखा जा रहा है कि रायपुर के कुछ बड़े अस्पताल अंगदान कर रहे हैं। और हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मरने के बाद मेरा शरीर किसी के काम आए। तो ये जब एक पूरी सोसाइटी में एक कंसेप्ट डेवलप होगा, जैसे कि सेवा भाव सिर्फ डॉक्टर में क्यों आए, सेवा भाव पूरे समाज में क्यों नहीं आए, दूसरे प्रोफेशन के लोग भी सेवा भाव से क्यों ना काम करें, ये एक सवाल उठता है। सिर्फ डॉक्टर से सेवा भाव की उम्मीद करना वो व्यर्थ होगा। एक बिजनेसमैन को भी सेवा भाव होना चाहिए, एक इंजीनियर को भी सेवा भाव होना चाहिए, एक पॉलिटिशियन को भी सेवा भाव होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर को भी, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर को भी सेवा भाव होना चाहिए। और उस चीज़ की इस समाज में जहाँ सबसे बड़ा रुपया है, जहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो है पैसा है, वो सेवा भाव आ नहीं सकता। एक दिन में नहीं आ सकता, एक साल में नहीं आ सकता। उसके लिए समाज में जो सबसे विपन्न लोग हैं, जो सबसे नीचे के लोग हैं, उनके साथ जुड़ करके काम करना पड़ेगा। और जब ये काम कुछ लोग करेंगे तब सेवा भाव विकसित होगा। तो जैसे कि मैंने कहा, ऑर्गन डोनेशन के लिए भी सेवा भाव चाहिए। जीते जी आप किसी दूसरे को अपना ऑर्गन देके जाएं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे विकसित होंगी शायद, देखते हैं। तो डॉक्टर विप्लव ने आपने कहा कि डॉक्टर में ही क्यों सेवा भाव आए, पर क्या होता है कि समाज में डॉक्टर को जो दर्जा मिलता है तो उतना किसी व्यापारी को, किसी एडमिनिस्ट्रेटर को, डॉक्टर आलोक शुक्ला सिर हिला रहे, सहमत नहीं है उससे। सुभाष ऐसा है, देखिए ये सब ना बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। विप्लव ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। और इसीलिए और ये समझ लीजिए कि हमारा पूरा समाज जो है ना, वो सेवा भावी समाज अब रहा नहीं। तो इसलिए हम ये उम्मीद करें कि डॉक्टर अचानक से बहुत सेवा भावी हो जाएंगे, ये उम्मीद करना व्यर्थ है। इसीलिए मैंने जो बात कही थी, ये कहा था कि आप ये इंश्योरेंस से और आयुष्मान से करने की जगह अगर आप NHS टाइप की कोई स्कीम बनाएं जिसमें सरकार के अस्पताल हों और सरकारी वेतन पर डॉक्टर काम करेंगे, तो सेवा अपने आप होगी। इसका आपको सॉल्यूशन कोई बड़ा आप एकदम अच्छा विचार ऐसा करेंगे साहब हम वैसे बन जाएं और ईश्वर का ध्यान करते रहें, तो उससे नहीं होने वाला। आपको उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है कि इंसान की व्यक्तिगत बिजनेस ना हो, सरकारी चीज। कॉलेज है, सरकारी कॉलेज कम फीस का होता है, प्राइवेट कॉलेज ज्यादा फीस का होता है। शिक्षा में माफिया नहीं है क्या? शिक्षा में माफिया है, बिजनेस में माफिया है, तो स्वास्थ्य में भी माफिया है। बिल्कुल सही बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रथा। चलिए, तो कई मुद्दों को लेकर बहुत अच्छे से यहाँ पर बातचीत यहाँ पर हुई है। और ये हमारे इस कार्यक्रम का पहला पैनल डिस्कशन था, जिसमें हेल्थ एजुकेशन को लेकर, साथ ही साथ में व्यवसायीकरण स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे होते जा रहा है, उसे दूर कैसे किया जा सकता है, ये हमने जाना है। आयुर्विज्ञान को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ये हमने जाना है। और साथ ही अंग प्रत्यारोपण को लेकर भी मुख्य रूप से आज एक विशेष मुद्दे को लेकर भी इस पैनल डिस्कशन में चर्चा यहाँ पर हुई है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल डिस्कशन में शामिल होने के लिए बतौर पैनलिस्ट। और चूंकि अब ये पल हमेशा के लिए हमारे जहन में कैद रहे, इसलिए स्मृति चिन्ह हम देंगे एक एक करके हमारे सभी अतिथियों को। पात्रा जी हमारे साथ में मौजूद थे, डॉक्टर विप्लव बंदोपाध्याय जी हमारे साथ में बतौर पैनलिस्ट मौजूद थे, साथ ही साथ में डॉक्टर आलोक जी हमारे साथ में थे, और राकेश गुप्ता जी भी हमारे साथ में मौजूद थे। इन सभी को स्मृति चिन्ह देकर हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित यहाँ पर कर रहे हैं। प्रबंध संपादक जय दुबे जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे स्मृति चिन्ह देकर यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट का सम्मान भी करें। सुभाष मिश्रा जी भी हमारे साथ में मंच पर मौजूद हैं, और प्रबंध संपादक जय दुबे जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। एक एक करके हम सभी अपने पैनलिस्ट को स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन को लेकर अभी इस पैनल पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ पर की है। कई ऐसे मुद्दे थे जो कि प्रकाश में
में यहाँ पर लाए गए हैं, कई मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया। बहुत शुक्रिया आप सभी अतिथियों का इस पैनल पर शामिल होने के लिए। तो कई मुद्दों को लेकर आज इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से हम कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अपने अगले पैनलिस्ट के तौर पर, जहाँ पर हमारे साथ में यहाँ बतौर पैनलिस्ट मौजूद होंगे डॉक्टर यूसुफ मेमन जी, जो कि डायरेक्टर हैं एंड कैंसर सर्जन है संजीवनी CBCC कैंसर हॉस्पिटल। आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर विवेक केशरवानी जी हमारे साथ में मंच पर मौजूद रहेंगे, सुयश हॉस्पिटल के